हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 की। 7 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ और जो 7वां लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कोलाइडी विलयनों के गुणधर्मों को। 7 गुणधर्म मैंने आपको पढ़ा दिए थे, 8 गुणधर्म मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज हम 9वें गुणधर्म से स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, जो हमारा 9वां गुणधर्म है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण या उर्णन। कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण या उर्णन। किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को स्कंदन या अवक्षेपण कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्कंदन या अवक्षेपण या उर्णन कहा जाता है। क्या मतलब इस बात का? देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एक कोलाइडी विलयन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 परिक्षेपण माध्यम और नंबर 2 परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में घुले हुए रहते हैं, असमान रूप से घुले हुए रहते हैं, अर्थात विषमांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो ये जो कण आप देख पा रहे हैं ये तो है, मान लीजिएगा, परिक्षेपण माध्यम के कण, और ये कण मैंने मान लिए परिक्षिप्त प्रावस्था के कण। किसी भी कारण से यदि ये परिक्षिप्त प्रावस्था के कण इस पात्र के पैंदे में यदि बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे ही क्या कहा जाता है? स्कंदन या अवक्षेपण। कहने का मतलब ये है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कण यदि किसी भी कारण से पात्र के पैंदे में, कौन से पात्र के पैंदे में? जिस पात्र में उस कोलाइडी विलयन को हमने भर रखा है, उस पात्र के पैंदे में यदि किसी भी कारण से वो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन या अवक्षेपण या उर्णन। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। स्कंदन क्या होता है? कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, अर्थात कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का पात्र के पैंदे में बैठ जाना, नीचे की ओर जाके जमा हो जाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन या अवक्षेपण। किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कोलाइडी विलयन का जो स्कंदन है वो कौन कौन से प्रकार हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिएगा, स्कंदन करने के जो तरीके हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आधिक्य अपोहन द्वारा। पहला तरीका है आधिक्य अपोहन द्वारा। अपोहन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। अपोहन की प्रक्रिया कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यदि अपोहन की प्रक्रिया को अधिक समय तक करवा दिया जाए या आधिक्य में करवा दिया जाए तो क्या होता है? कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। यदि किसी कोलाइडी विलयन का अधिक समय तक अपोहन किया जाता है तो उसका क्या हो जाता है? स्कंदन, क्योंकि अधिक समय तक अपोहन करने पर कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश भी क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है एवं उदासीन कण परस्पर संयुक्त होकर स्कंदित हो जाते हैं, यानी नीचे बैठ जाते हैं। याद कीजिएगा, अपोहन की प्रक्रिया जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब बताया था कि एक पात्र में एक चमड़े का थैला लटका हुआ रहता है। ये एक पात्र है, इस पात्र में ये एक चमड़े का क्या लटका हुआ है? थैला। ये चमड़े का थैला है जिसके ऊपर आप अभी अंडरलाइन या पेन चलता हुआ देख रहे हैं।
इस चमड़े के थैले में कोलाइडी विलयन को भर लिया जाता है। ये देखिएगा, ये कोलाइडी विलयन है। इस पात्र में एक पाइप के द्वारा जल अंदर भेजा जाता है और दूसरी पाइप के द्वारा जल को बाहर निकाला जाता है। याद होगा, ये जो जल है वो इस चमड़े के थैले के अंदर जाता है और जब बाहर आता है तो अपने साथ कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को विसरण की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल देता है या अपने साथ लेकर आ जाता है। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती है वो जल के साथ प्रवाहित हो जाती है और कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, अपोन कहते हैं। याद आ रहा होगा आपको। अब देखिएगा, ये जो अपोन की प्रक्रिया है यदि अधिक समय तक करवाई जाए, यानी आधिक्य में करवाई जाए, तो होता क्या है, कोलाइडी कणों पर उपस्थित जो आवेश होता है वो आवेश भी इस जल के साथ क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। जब कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश भी जल के साथ प्रवाहित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोलाइडी कणों पर उपस्थित जो आवेश है वो ख़त्म हो जाएगा और कोलाइडी कण उदासीन हो जाएंगे और उदासीन होने के पश्चात क्या होंगे, वो आकर्षण बल के द्वारा क्या होंगे, आकर्षित और बड़े कण बना लेंगे और पात्र के पैंदे में बैठ जाएंगे। तो आधिक्य अपोहन के द्वारा कोलाइडी विलयन का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, क्योंकि आधिक्य अपोहन के द्वारा कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश जल के साथ क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि कोलाइडी विलयन स्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि कोलाइडी कणों पर क्या उपस्थित होता है, आवेश। यदि वो आवेश जल के साथ प्रवाहित हो जाएगा तो बताओ कोलाइडी कण जो होंगे वो उदासीन हो जाएंगे और उदासीन कोलाइडी कण परस्पर वांडर वाला आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होकर पात्र के पैंदे में बैठ जाएंगे, बड़े कण बना के। तो आधिक्य अपोहन के द्वारा कोलाइडी विलयन का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। दूसरी जो विधि है वो है विद्युत अपघट्य मिलाकर। विद्युत अपघट्य मिलाकर यदि किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिला दी जाती है, यदि किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइडी कण अपने से विपरीत आयनों से जुड़कर उदासीन हो जाते हैं। ये उदासीन कण परस्पर वांडरवाल आकर्षण बलों द्वारा जुड़कर वृहद अणुओं का निर्माण करते हैं। वह अधिक आयतन एवं द्रव्यमान के कारण ये अणु विलयन में नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात अवक्षेप बन जाता है। क्या मतलब है इस बात का, देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश उपस्थित होता है, या तो धनावेश या ऋणावेश। तो मान लीजिएगा ये कोलाइडी कण है और इसके ऊपर कौन सा आवेश उपस्थित है, मैंने मान लिया धनावेश उपस्थित है। ठीक है, यानी कोलाइडी विलयन किस प्रकार का है, धनावेशित कोलाइडी विलयन है। अब यदि इस कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाए और उसकी अधिक मात्रा मिलाई जाए, तो याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 2 को मैंने आपको बताया था। विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो दो प्रकार के आयनों से मिलकर बने होते हैं, धनायन एवं ऋणायन। तो मान लीजिएगा कोई विद्युत अपघट्य है AB, उसकी अधिक मात्रा इस कोलाइडी विलयन में मिलाई गई, तो बताइएगा विद्युत अपघट्य AB जो होगा उसमें A पर मान लीजिएगा प्लस आवेश और B पे क्या है, माइनस आवेश। तो क्या होगा, जब आप विद्युत अपघट्य AB को इस कोलाइडी विलयन में मिलाओगे तो ऐसी स्थिति में कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित आयन के साथ, यानी कोलाइडी कण कैसे हैं बताओ, प्लस आवेश वाले हैं, और इस कोलाइडी कण के विपरीत आवेश वाला आयन विद्युत अपघट्य का कौन सा है बताओ, B माइनस है कि नहीं है। तो इसके ऊपर प्लस और उसके ऊपर क्या है, B माइनस। तो ये जो प्लस वाला कोलाइडी कण है ये विद्युत अपघट्य के माइनस वाले आयन के साथ जुड़कर, यानी ऋणायन के साथ जुड़कर अपने आवेश को क्या कर लेते हैं,
नष्ट। और जब कोलाइडी कणों पर आवेश नष्ट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये कोलाइडी कण परस्पर वान डेर वाल आकर्षण बलों द्वारा जुड़कर बड़े अणुओं का क्या कर लेंगे, निर्माण। और ऐसी स्थिति में इनका आयतन बढ़ जाएगा, इनका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और ये विलयन में कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे। इस प्रकार से विद्युत अपघटन मिलाकर भी इनका क्या किया जा सकता है, स्कंदन। जैसे एग्जाम्पल यदि हम लें AH2S3 आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में BaCl2 मिलाने पर आवेशित कणों का उदासीनीकरण Ba+2 आयनों द्वारा हो जाता है। देखो आर्सेनिक सल्फाइड AH2S3 का कोलाइडी विलयन मैंने आपको बताया था ऋणावेशित होता है। याद कीजिएगा, आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार मैंने आपको पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन होता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित। यदि इसमें BaCl2 मिलाया जाए तो BaCl2 में Ba+2 प्लस Cl- आयन उपस्थित है, तो आर्सेनिक सल्फाइड के जो ऋणावेशित कोलाइडी कण हैं वो ऋणावेशित कोलाइडी कण Ba+2 आयनों के साथ जुड़कर अपने आवेश को क्या कर लेंगे, नष्ट। अर्थात हम कह सकते हैं Ba+2 आयन उन ऋणावेशित कोलाइडी कणों के आवेश को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ऋणावेशित कोलाइडी कण उदासीन हो जाएंगे, परस्पर वान डेर वाल आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होकर बड़े कणों का या बड़े अणुओं का क्या कर लेंगे, निर्माण, और विलयन में नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर Ba+2 आयन जो हैं वो ऋणावेशित कोलाइडी कणों का क्या करेंगे, स्कंदन करेंगे। एक नोट लगा के बात लिखी हुई है, विद्युत अपघटय का वह आयन जो कोलाइडी कणों के अवक्षेपण में भाग लेता है उसे सक्रिय आयन या समाक्षेपण आयन कहा जाता है। विद्युत अपघटय का वह आयन जो कोलाइडी कणों के अवक्षेपण में भाग लेता है उसे सक्रिय आयन या समाक्षेपण आयन कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया उसमें Ba+2 आयन जो है वो क्या है, सक्रिय आयन या समाक्षेपण आयन। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिएगा कोई कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर मान लीजिएगा प्लस आवेश उपस्थित है। कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश उपस्थित है, प्लस। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, कोई विद्युत अपघटय मिलाएंगे और उसकी आधिक्य में मात्रा मिलाएंगे। तो मान लीजिएगा मैंने विद्युत अपघटय मिलाया AB, तो यदि कोलाइडी विलयन प्लस का होगा तब तो B- आयन प्लस आवेश को नष्ट करेगा, तो B- आयन क्या होगा, सक्रिय आयन या समाक्षेपण आयन। और आप कहो यदि कि कोलाइडी कण माइनस आवेश युक्त हैं, कोलाइडी कण माइनस आवेश युक्त है, मान लीजिएगा कोलाइडी कण माइनस आवेश युक्त है, तो A+ जो होगा वो कोलाइडी कणों के आवेश को क्या करेगा, नष्ट करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय मिलाने पर कोलाइडी कणों का आवेश क्या हो जाता है, नष्ट। क्यों, क्योंकि कोलाइडी कणों पर किसी एक प्रकार का आवेश होता है, या तो प्लस होता है या क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन जो विद्युत अपघटय होता है ना, उसमें दोनों प्रकार के आयन होते हैं, प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। तो अगर कोलाइडी कणों पर प्लस आवेश है तब तो विद्युत अपघटय के माइनस वाले जो आयन है वो कोलाइडी कणों के आवेश को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। और यदि मान लो कोलाइडी कणों पर माइनस आवेश है तो विद्युत अपघटय के प्लस वाले आयन, और कोलाइडी कणों पर प्लस आवेश है तो विद्युत अपघटय के माइनस वाले आयन आवेश को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। तो जो नष्ट करते हैं ना उसे सक्रिय आयन या समाक्षेपण आयन कहा जाता है। विद्युत अपघटय का वह आयन जो कोलाइडी कणों पर आवेश को क्या करता है, नष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय आयन या समाक्षेपण आयन। अब हम बात करेंगे हार्डी-सुलज़े का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हार्डी-सुलज़े का नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटय के सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है
यहाँ पर संयोजकता का तात्पर्य आवेश से है। यहाँ पर संयोजकता का तात्पर्य किससे है? आवेश से है। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य के सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, अर्थात उस पर आवेश जितना अधिक होता है, उसकी स्कंदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होता है। हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है कि विद्युत अपघट्य के सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, उसकी स्कंदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होता है। जैसे मान लीजिएगा विद्युत अपघट्य का सक्रिय आयन A+ है, दूसरे विद्युत अपघट्य का सक्रिय आयन A+2 है, तीसरे विद्युत अपघट्य का सक्रिय आयन A+3 है। तो बताओ इन तीनों आयनों में से स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा होगी A+3 की, उससे कम होगी A+2 की, और सबसे कम होगी A+ की। A+3 की स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसकी संयोजकता सबसे ज़्यादा है, या फिर मैं यूँ कहूँ आवेश सबसे ज़्यादा है। हार्डी-सुलजे के नियम में संयोजकता को आप आवेश मानोगे। तो बताओ धनावेश सबसे ज़्यादा किस पे है? A+3 पे है, तो इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। अब आप कहोगे सर क्यों होगी? क्योंकि देखो कोलाइडी कणों पर जो आवेश होता है, उस आवेश को इनके द्वारा क्या किया जाना है? नष्ट किया जाना है। तो A+3 एक साथ 3 माइनस को नष्ट करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इस पे +3 है, तो एक साथ 3 माइनस को नष्ट करेगा। A+2 एक साथ केवल 2 ही माइनस को नष्ट कर पाएगा, और A+ केवल 1 माइनस को ही नष्ट कर पाएगा। तो बताओ ज़्यादा आवेश नष्ट करने की क्षमता किस में होगी? A+3 में होगी कि नहीं होगी? जैसे मान लो मैं एक और ले लूँ, A+4 ले लूँ। अब सबसे ज़्यादा स्कंदन क्षमता A+4 की हो जाएगी, क्योंकि ये जो A+4 है, इस पर +4 आवेश होने के कारण एक साथ 4 माइनस को नष्ट करेगा। एक साथ कितने माइनस को नष्ट करेगा? 4 माइनस को। अब मान लीजिएगा कि हमारे पास जो सक्रिय आयन है वो माइनस वाले हैं, जैसे A-, A-2, A-3, A-4, A-5। तो बताओ अब सबसे ज़्यादा स्कंदन क्षमता किसकी होगी? A-5 की, क्योंकि यह एक साथ +5 आवेश को क्या करेगा? नष्ट। जबकि A- जो होगा वो केवल एक ही प्लस आवेश को क्या कर पाएगा? नष्ट कर पाएगा। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य के सक्रिय आयन पर जितना अधिक आवेश होता है, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी क्या होती है? ज़्यादा। अब बात आती है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में या तो आपको सिंपली हार्डी-सुलजे नियम की डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर आपको 4 सक्रिय आयन देगा और कहेगा इनको स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ये देखो, धनावेशित कोलाइडी विलयन के लिए ऋण आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम निम्न प्रकार है। Fe(CN6) का होल -4, PO4 का होल -3, SO4-2, Cl-। तो बताओ सबसे ज़्यादा आवेश किस पे है? Fe(CN6) पर है कि नहीं है? कितना है? -4। PO4 पर कितना आवेश है? -3। SO4 पे कितना है? -2। और Cl पे कितना है? -1। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्कंदन क्षमता किसकी होगी? Fe(CN6-4) की। क्यों? क्योंकि यह एक साथ +4 आवेश को नष्ट करेगा। PO4-3 की स्कंदन क्षमता Fe(CN6-4) की तुलना में क्या होगी? कम, क्योंकि यह एक साथ केवल कितने प्लस आवेश को नष्ट कर पाएगा? 3 को। SO4-2 की और कम होगी, क्योंकि यह एक साथ +2 को नष्ट कर पाएगा। और Cl- की सबसे कम होगी, क्योंकि यह एक साथ केवल +1 आवेश को क्या कर पाएगा? नष्ट कर पाएगा। इसी प्रकार एक और हम लेते हैं, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन के लिए धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा? Sn+4, Al+3, Ba+2, Na+1। तो सबसे ज़्यादा आवेश Sn+4 पे है, कितना? +4। और सबसे कम किस पे है? Na+ पे। बात आपके समझ में आ रही होगी। मैं एक और तरीके से आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिएगा कोई कोलाइडी कण है,
उसके ऊपर मान लीजिएगा -4 आवेश है। कोलाइडी कण की बात कर रहा हूँ, ये कोई कोलाइडी कण है, ठीक है। अब बताओ इस माइनस आवेश को नष्ट करने के लिए जो सक्रिय आयन होगा वो प्लस का होगा कि नहीं होगा? प्लस का होगा, ठीक है। अब मान लीजिएगा सक्रिय आयन Sn+4 है, तो Sn+4 का केवल एक आयन इस चारों माइनस को नष्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि Sn पे कितना आवेश है? +4। अब यदि मैं बात करूँ Ba+2 की, तो Ba+2 का एक आयन केवल -2 आवेश को नष्ट कर पाएगा, क्योंकि इस पे प्लस का 2 ही आवेश है। तो बताओ इन चारों माइनस को नष्ट करने के लिए कितने Ba+2 चाहिए? 2 Ba+2। 2 Ba+2 पे टोटल कितना होगा? 4। तो अब 4 माइनस आवेश क्या होंगे? नष्ट होंगे। तो बात आपके समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। क्या बताया मैंने आपको बताया कि सक्रिय आयन पर जितना अधिक आवेश होता है या उसकी संयोजकता जितनी अधिक होती है, उसकी स्कंदन क्षमता या फिर यूँ कहें ऊर्णन क्षमता क्या होती है? सबसे ज़्यादा। और ये क्या होता है? हार्डी-सुलज़े का नियम। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक स्कंदन मान या ऊर्णन मान। किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में वह मात्रा, किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में वह मात्रा जो किसी कोलाइडी विलयन को 2 घंटे में अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक हो, स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहलाती है। तो स्कंदन मान या ऊर्णन मान क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में वह मात्रा, याद रखिएगा मात्रा को किस में मापा जा रहा है? मिलीमोल प्रति लीटर में। किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में वह मात्रा जो किसी कोलाइडी विलयन को 2 घंटे में अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक हो, उसे क्या कहा जाता है? स्कंदन मान। इसका मतलब स्कंदन क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी उसका स्कंदन मान क्या होगा? कम होगा। स्कंदन क्षमता ज़्यादा होने का मतलब उस पर आवेश ज़्यादा होगा, और आवेश ज़्यादा होगा तो उसकी मात्रा कम चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? किसमें? मिलीमोल प्रति लीटर में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक तो Sn+4, एक Ba+2, ठीक है। और जो कोलाइडी कण है उसके ऊपर -4 आवेश है, Sn+4 और Ba+2। तो बताओ इसका तो एक आयन चाहिए और इसके 2 आयन चाहिए माइनस आवेश को नष्ट करने के लिए। तो मिलीमोल प्रति लीटर में ज़्यादा मात्रा किसकी चाहिए? Ba+2 की। और कम मात्रा किसकी चाहिए? Sn+4 की। तो स्कंदन मान किसका ज़्यादा होगा? स्कंदन मान किसका ज़्यादा होगा? मिलीमोल प्रति लीटर में मात्रा किसकी ज़्यादा आवश्यक होगी? Ba+2 की। इसका मतलब हम कह सकते हैं जिसकी स्कंदन क्षमता ज़्यादा है, जिसकी स्कंदन क्षमता ज़्यादा है उसका स्कंदन मान क्या होगा? कम होगा। तो जब भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से देखिएगा कि आपको स्कंदन क्षमता का क्रम पूछा है कि स्कंदन मान का पूछा है। स्कंदन क्षमता का जो क्रम होता है वो स्कंदन मान का क्रम स्कंदन मान के क्रम के उल्टा होता है। यानी हम कह सकते हैं यदि आपको स्कंदन क्षमता का क्रम पूछे तो आपको सबसे ज़्यादा आवेश वाला सक्रिय आयन देखना है, उसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम आवेश वाला जो आयन होगा उसकी स्कंदन क्षमता सबसे कम होगी, और स्कंदन मान इसका क्या होगा? उल्टा होगा। अर्थात जिसका आवेश ज़्यादा होगा उसका स्कंदन मान सबसे कम होगा। जिस आयन पर आवेश जितना ज़्यादा होगा उसका स्कंदन मान उतना ही कम होगा, उसकी मिलीमोल प्रति लीटर में मात्रा उतनी ही कम आवश्यक होगी। 10वां गुण है अवसादन। किसी कोलाइडी विलयन को अपकेंद्रीय मशीन में तेजी से घुमाने पर उसका स्कंदन हो जाता है, इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन को अपकेंद्रीय मशीन में घुमाने से, तेजी से घुमाने पर या घुमाने से उसका क्या हो जाता है? स्कंदन। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। इस विधि द्वारा वृहद अणुओं का आणविक भार ज्ञात किया जाता है। तो अवसादन क्या होता है? वापस से सुन लो। किसी कोलाइडी विलयन को किसी अपकेंद्रीय मशीन में डाल दिया, जैसे मिक्सी है। अपकेंद्रीय मशीन का मतलब जो विलयन को गोल गोल घुमाए। जैसे मिक्सी में आप कोई जूस वूस बनाते हो तो वो जूस गोल गोल घूमता है कि नहीं घूमता? तो उस प्रकार का
उस प्रकार की जो मशीन होती है उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय मशीन। तो अपकेंद्रीय मशीन में यदि कोलाइडी विलयन को तेज़ी से घुमाएं तो उसका अवक्षेपण या स्कंदन हो जाता है। इसका कारण ये है कि तेज़ गति से गोल गोल घुमाने पर उपस्थित आवेश, कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक है कोलाइडों का रक्षण। कोलाइडों का रक्षण, चलिएगा बात करते हैं इस टॉपिक की। बहुत आसान सा टॉपिक है। द्रव विरोधी कोलाइडों में कम मात्रा में विद्युत अपघटन मिला देने पर ये आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो कम स्थायी होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इसीलिए क्या होता है कि जब द्रव विरोधी कोलाइडों में कम मात्रा में विद्युत अपघटन मिलाया जाता है तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। यदि किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है, यदि किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। द्रव विरोधी कोलाइड में कौन सा मिलाया, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, कम स्थायी होता है। द्रव विरोधी कोलाइड में यदि द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर अधिशोषण द्वारा द्रव स्नेही कोलाइड कणों की एक रक्षक परत बन जाती है, जिस कारण वे अवक्षेपित नहीं हो पाते। क्या हुआ, देखिएगा, यदि किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर अधिशोषण द्वारा द्रव स्नेही कोलाइड कणों की एक रक्षक परत बन जाती है, जिस कारण वे अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये कोई द्रव विरोधी कोलाइड है, ठीक है। अब आपने द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया तो द्रव स्नेही कोलाइड के कण जो होंगे वो द्रव विरोधी कोलाइड के कणों के चारों तरफ एक रक्षक परत बना लेंगे। क्या बना लेंगे, रक्षक परत, जिस कारण से इनका जो आवेश होगा वो सुरक्षित हो जाएगा और इनका अवक्षेपण नहीं हो पाएगा। तो द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड को अवक्षेपित होने से रोकने का जो ये गुण होता है उसे क्या कहा जाता है, रक्षण कहा जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड को अवक्षेपित होने से रोकने का गुण क्या कहलाता है, रक्षण। द्रव स्नेही कोलाइड जो कि द्रव विरोधी कोलाइड को अवक्षेपित होने से रोकता है उसे क्या कहा जाता है, रक्षी कोलाइड कहा जाता है। वापिस से सुन लो, द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड को अवक्षेपित होने से रोकता है, क्या कहलाता है, रक्षी कोलाइड कहलाता है। वापस से सुन लीजिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड जो कि द्रव विरोधी कोलाइड को अवक्षेपित होने से रोकता है उसे क्या कहा जाता है, रक्षी कोलाइड। एक बार वापस से मैं बता देता हूँ। देखिएगा, जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो कम स्थायी होते हैं, उनमें विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर उनका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। हम चाहते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड क्या बन जाए, स्थायी बन जाए। इसके लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, किसी द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड के जो कण होते हैं वो द्रव विरोधी कोलाइड के कणों के चारों तरफ एक रक्षक परत बना लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड स्थायी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रक्षण कहा जाता है। और जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रक्षी कोलाइड, क्योंकि वो द्रव विरोधी कोलाइड को क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। अगला टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या। गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या किसी रक्षी कोलाइड की
मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि 10 ml गोल्ड के कोलाइड को 10 ml गोल्ड के कोलाइड को 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर अवक्षेपण या स्कंदन से रोकता है, रक्षी कोलाइड की गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या कहलाती है। किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि 10 ml गोल्ड के कोलाइड को 1 ml 10% विलयन मिलाने पर अवक्षेपण या स्कंदन से रोकता है, रक्षी कोलाइड की क्या कहलाती है? गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या। क्या मतलब है इस बात का? देखिएगा, जो गोल्ड का कोलाइडी विलयन होता है वो बताओ कैसा होता है? ऋणावेशित। ये गोल्ड का कोलाइडी विलयन मान लीजिएगा, ये गोल्ड का कोलाइडी विलयन कैसा होता है बताओ? ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होने का मतलब गोल्ड के कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। ये माइनस आवेश मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब बताओ इसमें NaCl का विलयन यदि हम मिलाएं तो NaCl के विलयन में उपस्थित Na+ आयन जो होंगे वो गोल्ड के कोलाइडी कणों पर उपस्थित माइनस आवेश को नष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहोगे क्यों करेंगे सर? क्योंकि कोलाइडी कणों पर माइनस आवेश है और Na पे कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश जो होगा वो माइनस आवेश को क्या करेगा? नष्ट करेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस गोल्ड के कोलाइडी विलयन में किसी रक्षी कोलाइड को मिला रहे हैं। ये रक्षी कोलाइड इस गोल्ड के कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश को नष्ट होने से क्या करेगा? बचाएगा, ठीक है। तो हमें गोल्ड संख्या की परिभाषा समझनी है। तो ये जो हम द्रव स्नेही कोलाइड मिला रहे हैं, द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब जो रक्षी कोलाइड मिला रहे हैं, इसकी मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml, मान लीजिएगा ये गोल्ड का कोलाइडी विलयन कितना है? 10 ml है, ठीक है, 10 ml है। 10 ml गोल्ड के कोलाइड को 1 ml 10% NaCl, ये जो NaCl का विलयन मिला है इसकी मात्रा कितनी है? 1 ml और 10% विलयन है। 10% विलयन का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था। तो 10% या 10% NaCl विलयन मिलाने पर अवक्षेपण या स्कंदन से रोक देता है, रक्षी कोलाइड की क्या कहलाती है? गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या। इसका मतलब हम कह सकते हैं गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या किस में मापी जाती है? मिलीग्राम में। तो वापस से समझ लीजिएगा कि गोल्ड संख्या क्या होती है? किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड के कोलाइड को, गोल्ड का कोलाइडी विलयन कितना है? 10 ml, ठीक है। 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर अवक्षेपण या स्कंदन से क्या कर देता है? रोक देता है, रक्षी कोलाइड की गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या कहलाती है। कुछ द्रव स्नेही कोलाइड की गोल्ड संख्या निम्न प्रकार है। देखो, जिलेटिन कितनी होती है? 0.05 से 0.01 सबसे कम होती है, और आलू स्टार्च की कितनी होती है? 20 से 25। एक बात यहाँ पे और आप नोट कर लीजिएगा कि गोल्ड संख्या जितनी अधिक होती है, गोल्ड संख्या जितनी अधिक होती है उसकी रक्षण क्षमता उतनी कम होगी, उसकी रक्षण क्षमता उतनी क्या होगी? कम। गोल्ड संख्या का मतलब मिलीग्राम में मात्रा, मिलीग्राम में मात्रा जितनी ज़्यादा है इसका मतलब उसकी रक्षण क्षमता क्या है? कम। इसका मतलब क्या है कि रक्षण करने के लिए हमें उसकी ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ रही है, उसकी ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ रही है। किसकी? रक्षी कोलाइड की। तो बात समझ में आ गई होगी कि गोल्ड संख्या जितनी अधिक होती है रक्षण क्षमता उतनी क्या होती है? कम होती है। तो गोल्ड संख्या क्या है? किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड के कोलाइडी विलयन को 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर अवक्षेपण या स्कंदन से रोक देता है या रोकता है, क्या कहलाती है? गोल्ड संख्या। सबसे कम गोल्ड संख्या जिलेटिन की होती है, इसका मतलब इसकी रक्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा गोल्ड संख्या आलू स्टार्च की होती है, इसलिए उसकी रक्षण क्षमता सबसे कम होगी। अगला टॉपिक है पायस या इमल्सन। पायस या इमल्सन, इसको अंग्रेजी में इमल्सन कहते हैं, कई बार परीक्षा में इमल्सन लिखा हुआ आ जाता है, तो इसका अंग्रेजी का वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या हो? द्रव हो।
पायस या इमल्सन कहलाते हैं। ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या हो, द्रव हो, क्या कहलाते हैं, पायस। पायस दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 OW और नंबर 2 WO। ये देखिएगा, पहला प्रकार का पायस है तेल का जल में परिक्षेपण, OW, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। तेल का जल में परिक्षेपण मतलब ऑयल किस में है, वाटर में। और दूसरा है जल का तेल में परिक्षेपण यानी WO, वाटर इन ऑयल। तो बताओ पायस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर 1 है तेल का जल में परिक्षेपण, ऑयल इन वाटर, ऑयल किस में है, वाटर में। इस प्रकार के पायस में तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में वितरित रहती है। ऑयल इन वाटर में क्या होता है, OW प्रकार का जो पायस होता है उसमें तेल की छोटी छोटी बूंदें किस में वितरित रहती है, जल में। इसे OW से दर्शाते हैं। इसे जलीय पायस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, तेल, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल। तो परिक्षेपण माध्यम ज़्यादा होगा, तो बताओ इसे क्या कहेंगे, जलीय पायस। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये देखो एक पात्र है और पात्र में क्या ले रखा है, जल, जल में किसकी बूंदें डाल रखी है, बताओ तेल की बूंदें। तो ये OW प्रकार का पायस है। दूसरा, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, दूध व वेनिसिंग क्रीम। याद रखिएगा OW प्रकार का जो पायस होता है उसका एग्जाम्पल आपसे यदि पूछे तो आप या तो दूध लिखोगे या वेनिसिंग क्रीम लिखोगे। अगर दो एग्जाम्पल पूछे तो दोनों लिखने हैं। जल का तेल में परिक्षेपण, WO। इस प्रकार के पायस में जल की छोटी छोटी बूंदें तेल में वितरित रहती है। इसे तेलीय पायस भी कहते हैं क्योंकि इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसे WO से दर्शाते हैं। इस पर देखो परिक्षेपण माध्यम क्या है, तेल, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, बताओ, जल है। एग्जाम्पल है मक्खन, क्रूड लीवर तेल, कोल्ड क्रीम। अगला जो टॉपिक है वो है, अच्छा एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने, परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो WO प्रकार के जो पायस हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं मक्खन, क्रूड लीवर तेल, कोल्ड क्रीम। इसके बाद में एक नोट लगा के बात लिखी हुई है, वो देखिएगा। तेल व जल के पायस स्थायी नहीं होते हैं, कुछ देर तक रखने पर दो परतों में बढ़ जाते हैं। तेल व जल के जो पायस होते हैं वो स्थायी नहीं होते, कुछ देर यदि आप उनको रख दोगे तो दो परतों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पायसों के स्थायीकरण के लिए एक तृतीय घटक मिलाया जाता है, उसे पायसी कारक कहते हैं। यदि आपसे बोर्ड में पूछ ले कि पायसी कारक क्या होता है, पायसी कारक किसे कहते हैं, तो पायस को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मिलाए जाने वाला तृतीय घटक, जो तीसरा घटक मिला रहे। दो घटक तो क्या हो गए, एक तो हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था, एक हो गया परिक्षेपण माध्यम। तीसरा घटक हम मिलाएंगे ताकि पायस क्या हो जाए, स्थायी, उसे क्या कहते हैं, पायसी कारक। पायसी कारक के एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। OW प्रकार के जो पायस होते हैं उनके लिए पायसी कारक है प्रोटीन, गम, साबुन। और WO प्रकार के जो पायस है उनके लिए पायसी कारक है वसीय अम्लों के भारी धातु लवण, लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल। पायस के गुण, अगला टॉपिक है पायस के गुण। नंबर 1 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। पायस के कोलाइडी कणों का आकार सॉल की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। पायस के जो कोलाइडी कण होते हैं वो सॉल की तुलना में क्या होते हैं, अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। कोलाइडी विलयन की भांति पायस ब्राउनी गति व टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। जलीय पायस चालकता प्रदर्शित करते हैं, तेलीय पायस की श्यानता अधिक होती है। पायस को गर्म करके या आधिक्य में विद्युत अपघट्य मिलाकर या पायसी कारक को नष्ट करके पायस विलयन को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ये 5 गुण मैंने आपको पायस विलयन के बताए। पायस के अनुप्रयोग क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इमल्सन्स नंबर 1 है मानव के शरीर में होने वाली पाचन क्रिया में। नंबर 2 है विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, क्रीम, लोशन आदि बनाने में। नंबर 3 है झाग प्लवन विधि में। और नंबर 4 है कपड़े धोने में। पायस की पहचान, पायस की पहचान किस प्रकार से की जाती है कि दिया गया पायस जलीय है या तेलीय, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो कुछ विधियां हैं इसके लिए। नंबर 1 है सूचक विधि। पहली विधि कौन सी है, सूचक विधि। इस विधि में पायस में ऐसा रंजक मिलाते हैं जो तेल में घुलता हो।
पायस में एक ऐसा रंजक मिलाएंगे जो कि इसमें घुलता हो, तेल में घुलता हो, तेल में विलयशील हो, जैसे सूडान थर्ड या फ्यूसिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछी जा सकती है कि पायस की पहचान करने के लिए जो सूचक विधि होती है उसमें प्रयुक्त रंजक का नाम बताओ, तो आपको सूडान थर्ड या फ्यूसिन याद रखना है या लिखना है। यदि विलयन गहरे रंग का ना हो तो वह जलीय पायस होता है। यदि विलयन गहरे रंग का ना हो तो वह कैसा पायस होता है? जलीय। यदि विलयन गहरे रंग का हो जाए तो वह कैसा पायस होता है? तेलीय। जलीय पायस में मुख्य भाग जल होता है, अतः रंजक उसमें घुल नहीं पाता, विलयन क्या रहता है? रंगहीन रहता है या बना रहता है। एक्चुअल में होता क्या है कि यदि आप दिए गए पायस में सूडान थर्ड या फ्यूसिन मिलाओगे तो ये तेल में घुल जाएगा और तेल में घुलकर ये गहरा रंग देता है। कैसा रंग देता है? गहरा। तो यदि पायस तेली होगा तब तो गहरा रंग आएगा, वरना गहरा रंग नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सूचक विधि के द्वारा पायस की पहचान कर सकते हैं। सूडान थर्ड या फ्यूसिन मिलाओ, यदि विलयन गहरे रंग का हो जाए तब तो वो तेलीय पायस होगा, क्योंकि ये जो रंजक होता है वो तेल में घुलकर कैसा रंग देता है? गहरा। और जल में घुलकर ये गहरा रंग नहीं देता, इसलिए इस रंजक के द्वारा जलीय तेलीय पायस का पता किया जा सकता है। तेलीय पायस में मुख्य भाग तेल होता है, अतः रंजक उसमें घुल जाता है और विलयन को कैसा कर देता है? रंगीन कर देता है, या हम कह सकते हैं गहरा रंग उसका कर देता है। दूसरी विधि है तनुता विधि। इस विधि में पायस की 2 बूंद कांच की पट्टिका पर लेकर उसका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? पायस की 2 बूंद लेते हैं, कांच की पट्टिका पर लेकर उसका सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं? अध्ययन। पायस में 1 बूंद जल की मिलाते हैं। पायस में 1 बूंद किसकी मिलाते हैं? जल की। यह जल की बूंद यदि पायस के साथ समांगी मिश्रण बनाती है तो पायस जलीय होता है, और जल की बूंद मिलाने पर यदि समांगी मिश्रण ना बने तो तेलीय पायस होता है। तनुता विधि में क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, एक कांच की पट्टी या स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर पायस की 1 बूंद ले लेते हैं या 2 बूंद ले लेते हैं, उसमें 1 बूंद जल की मिलाते हैं। अगर वो पायस तेलीय होगा तब तो ये जल उस पायस के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएगा, क्योंकि तेलीय पायस में तेल ज़्यादा होगा, जल क्या होगा? कम। और यदि वो पायस जलीय पायस होगा तो मिश्रण कैसा बनेगा? समांगी, क्योंकि जल उसमें ज़्यादा होगा। जल यदि ज़्यादा होगा तो जल मिलाओगे, जल की बूंद मिलाओगे तो मिश्रण कैसा बनेगा? समांगी मिश्रण। तीसरी और अंतिम विधि है चालकता विधि। यदि किसी पायस की चालकता अधिक है तो वह जलीय पायस होगा, अन्यथा तेलीय। यदि किसी पायस की चालकता अधिक है तो वो पायस कैसा होगा? जलीय। अन्यथा कैसा होगा? तेलीय पायस। तेलीय पायस की चालकता क्या होती है? कम। यदि किसी विलयन की श्यानता या पायस की श्यानता अधिक होती है तो वह तेलीय पायस होगा, अन्यथा जलीय पायस। तो ये 3 विधियाँ। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये जो रंजक का नाम है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि सूचक विधि में कौन सा रंजक प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सूडान थर्ड या फ्यूसिन। तो ये मैंने आपको कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म पूरे करवा दिए हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग, जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको इस चैप्टर के नोट्स अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा 9887692002 पर, या 9461525007 पर भी आप व्हाट्सअप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।